हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम लोग बना रहे थे और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस और हम डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिस्प्लेड है क्वेश्चन। ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर 0.3 सेंटीमीटर लाइज पैरेलल टू ए much bigger circular loop of radius 20 centimeter. The center of a smaller loop is on the axis of bigger loop. The distance between their center is 15 centimeter. First question है, what is the flux linking with the bigger loop if a current of 2.0 ampere flows through the smaller loop? और second question कह रहा है, obtain the mutual inductance of the two loops. ये हमको पता करना है। क्वेश्चन आप देख लीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पर समस्या क्या है, इसको जरा आप देख दीजिए। देखिए, इफ ए करंट ऑफ 2.0 एम्पियर फ्लोज थ्रू द स्मॉलर लूप। ओके, देखो बच्चों, दो लूप दिया हुआ है। आपको एक लूप दिया हुआ है, दो लूप दिया हुआ है, दोनों लूप कोएक्सियल हैं, दोनों लूप कोएक्सियल हैं। यू हैव गिवन दिस लूप सर्कुलर लूप और इसके एक्सिस पर ही एक दूसरा लूप है छोटा सा। और क्वेश्चन ये है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है स्मॉलर लूप में। ये क्वेश्चन हम क्यों दिए हुए हैं, इस ध्यान दीजिए। क्वेश्चन देने के पीछे हमारा कुछ मकसद है, कुछ सिखाना है आपको। मान लीजिए कि ये जो बड़ा वाला लूप है उसका रेडियस क्या है, R1 है, और जो छोटा लूप है उसका रेडियस R2 है। इसका रेडियस क्या है, R2 है। नाउ हियर R1 इज मच ग्रेटर देन R2। ये चीज़ दिया हुआ है। देखो बच्चों, क्वेश्चन में करंट दिया हुआ है R2 में, छोटे वाले लूप में करंट दिया हुआ है। दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है x। छोटे वाले लूप में करंट दिया हुआ है I2 और बड़े वाले लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है और दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर यदि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड करंट दिया हुआ है तो इसके वजह से हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो जब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो हमको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या चाहिए, हमको B और एरिया से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो आप कहेंगे कि हमको B पता हो गया, ये करंट दिया हुआ है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए और पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फ्लक्स निकल जाएगा। लेकिन ये गलत होगा। गलत इसलिए होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड केवल सेंटर पर है और एरिया, जिस एरिया की बात कर रहे हैं वो पूरी एरिया है। तो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है उसी पॉइंट पर एरिया हमको निकालना चाहिए। उसी जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में ही हमको एरिया चाहिए। यदि मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे हैं तो ये B इंटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जो एरिया होती है उससे फ्लक्स नहीं निकाल सकते। उससे फ्लक्स कैसे नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए कि बड़े वाले लूप में करंट I1 है। हम बड़े वाले लूप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ निकाल सकते हैं, इस सेंटर पर निकाल सकते हैं। और ये जो छोटा लूप है इसके जस्ट सेंटर पे ही है, सेंटर पर ही ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसके थोड़ा सा इधर उधर मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन कम होगा क्योंकि इसके एक्सियल पॉइंट पर ही इस स्मॉलर लूप को रखा गया है। और ये नहीं कि बहुत बड़ा लूप है। ये बहुत बड़ा लूप रहता तब तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अलग होता है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अलग होता। इसलिए ये बिल्कुल इसके सेंटर पर ही है और इसका रेडियस बहुत कम है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस लूप से पास कर रहा है। तो आप इसको देखिए, इफ सॉल्यूशन में आ जाइए क्वेश्चन के। इफ करंट I1 इज flowing through the bigger loop through the
bigger loop of radius R1, बिगर लूप है जिसका रेडियस R1 है, उसमें करंट I1 है, देन द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, इस पॉइंट को आप P मान लीजिए, एक्सियल पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया होगा, B इज इक्वल टू आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 2, इसमें करंट I1 है, I1 इसका रेडियस R1 है, R1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, एलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द लूप। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लूप के एक्सिस के एलॉन्ग होता है। हेंस द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the smaller loop, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ऑफ रेडियस R2, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा बच्चों, फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विथ सेकेंड कॉइल व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन 1। तो फाई इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, B इंटू एरिया की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, पाई R2 स्क्वायर। अब B की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आपको दिया हुआ है B की वैल्यू, तो हेंस फाई टू 1 लिखिए या ओनली फाई लिखिए, फाई इज इक्वल टू B की वैल्यू आप लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 2 I1 R1 स्क्वायर इंटू पाई R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये हम लिख सकते हैं। फाई इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2, तो दिस वन तो दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विथ 2 व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन 1, फाई टू 1 इसको हम लिखते हैं। नाउ आफ्टर दैट but we have phi 2 1 is equal to M12 into I1। M12 क्या है, M12 is mutual inductance between the two coils when current is flowing in 1 and magnetic flux is linking with 2। तो इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिए, इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए। तो नाउ कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से कंपेयर कर देंगे, देन वी हैव M12 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1, यहाँ भी है I1 और यहाँ भी I1 है, तो I1 तो कैंसिल आउट हो गया, म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर अपॉन 2 R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये हो गया M12 and this is equal to M21। M12 is equal to M21। M21 क्या है, M21 is mutual inductance between the two coils। आपको पता है चाहे करंट चाहे 1 में फ्लो करे चाहे 2 में फ्लो करे, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम होता है। तो M21 को हम क्या कहेंगे, M12 is mutual inductance between the two coils when current is flowing in second and magnetic flux is linking in first। तो ये रहा, दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स। नेक्स्ट इसी में एक क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ 2, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ 1 व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू 2
इज इक्वल टू, इसको आप लिखेंगे M21 इंटू I2, ऐसे लिखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विथ 1 व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन 2। तो इसको आप कैसे लिख सकोगे बच्चों? तो φ12 हम लिख सकते हैं। M21 के जगह पर ये पूरी वैल्यू लिखिएगा, म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर अपान 2 R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू I2। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है I2, क्वेश्चन में सब वैल्यू दिया हुआ है। तो यदि सब वैल्यू आप पुटअप करेंगे, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, आप सभी वैल्यू पुटअप करके, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज गिवन, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको यदि आप पुटअप करते हैं तो आपको क्या निकलता है? आपको आ जाएगा, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाता है M12 इज इक्वल टू M21। इट कम्स टू, इसकी वैल्यू आ रही है सॉल्व करने के बाद 4.55 इंटू 10⁻11 हेनरी, ये आ गया 4.55 इंटू 10⁻11 हेनरी। और मैग्नेटिक फ्लक्स φ12, इसको यदि आप सॉल्व कर दे रहे हैं, इसमें m आपको आ गया 4.5 ऑन 10⁻11। ये यदि आ गया, फिर इसमें करंट की वैल्यू आप पुटअप कर दीजिएगा। कितना करंट की वैल्यू इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में? 2 एम्पियर। 2 पुटअप कर दीजिएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? M21 इंटू I2 इसमें 2 एम्पियर दिया हुआ है। तो हेंस φ12 इज इक्वल टू, ये वैल्यू देखिए 4.55 इंटू 10⁻11 इंटू I2 की वैल्यू दिया हुआ है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर दिया हुआ है। तो इतना वेबर हो गया। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो दिस विल बी द वैल्यू। 512 कम्स टू बी 9.10 इंटू 10⁻11 वेबर। 9.10 इंटू 10⁻11 वेबर। इस ढंग से निकालते हैं। और देखिए दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि यदि करंट चेंज कर रहा हो, यदि यहाँ पर करंट चेंज कर रहा होगा, जैसे M12 फाई आ गया था ना, फाई की वैल्यू कुछ आई थी यहाँ पर, ये आया था फाई। यदि फाई निकल गया और करंट चेंज, इसको दोनों ओर डिफ्रेंशिएट कर देंगे d⁵/dt, ये सोल्यूशन तो हो गया है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट यदि क्वेश्चन में हम ये बता रहे हैं कि और कुछ एडिशनल चीज़ पूछ ले, मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दे दिया कि इतने समय में करंट इतना चेंज हो गया, 2.1 एम्पियर से 0 हो गया, सपोज क्वेश्चन में कह रहा है, या करंट 0 to 2 एम्पियर हो गया इन 0.5 सेकेंड, सपोज ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं है, हम ये आपको एडिशनल बता रहे हैं। करंट चेंजेज फ्रॉम 0 एम्पियर टू 2.0 एम्पियर इन 0.5 सेकेंड। तो यहाँ पर तो हम ΔI/ΔT निकाल सकते हैं। ΔI क्या है, इसमें से घटा दीजिए, 2 हो गया अपन 0.5, दैट 5/10 हो गया, ये तो 4 हो गया, 4 एम्पियर पर सेकेंड। तो ये dI/dt की वैल्यू आ गई हमको। अब जब dI/dt की वैल्यू आ जाएगी तो हम यहाँ पर dϕ/dt निकाल लेंगे। यहाँ dϕ/dt 12 इज इक्वल टू M21 आप लिखिएगा, M21 की वैल्यू वहाँ आया हुआ है, M21 dI2/dt, dI2/dt यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप लिखेंगे dIT/ दिया हुआ है, तो dϕ/dt निकल गया। और dϕ/dt निकल गया तो यही आपका EMF हो गया, EMF इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल। और यदि इस कॉइल का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है तो आप इंड्यूस्ड करंट भी निकाल सकते हैं E/R करके, दैट इज 1/R M21 dI2/dt। तो यदि वैल्यू दिया हुआ है तो इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट भी निकाल सकते थे। फिलहाल ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था केवल इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा था और
मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड पूछ रहा था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डायरेक्ट आप इसके वजह से यहाँ पर फील्ड निकालना शुरू करेंगे तो वो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा? क्योंकि जो रेडियस है आप r2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखिएगा, हमारा क्या आया था, r1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया था। तो ये भी बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लेंगे, अच्छे ढंग से समझ लेंगे। देखो बच्चों, नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, कल वाले क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशन बताया था सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में हम रिलेशन बताए थे। सेल्फ इंडक्टेंस हम उसके पहले वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ा चुके थे। तो नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स की जब बात करेंगे तब क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। देखो इन सीरीज में क्या होता है बच्चों, सीरीज में क्या लिख सकते हैं, इन सीरीज L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 लिखेंगे। इन पैरेलल क्या लिखेंगे, इन पैरेलल 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 लिखेंगे। जैसे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता था वैसे ही इंडक्टर का भी कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज में हम कैसे लिख रहे हैं, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, पैरेलल में कैसे लिखते हैं 1/। इस पर एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, बना लीजिए। सपोज यू हैव गिवन इंडक्टर्स, सपोज दिस इज इंडक्टर, दिस इंडक्टर इज ऑफ 0.75 हेनरी और यहाँ पर दो इंडक्टर है और इसका इंडक्टेंस कितना है, सेल्फ इंडक्टेंस इसका 0.5 हेनरी है और 0.5 हेनरी है। फाइंड इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। फाइंड इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको इंडक्टेंस निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, देखो ये आपका 0.75 हेनरी हो गया और ये पैरेलल है 0.5 और 0.5। इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा हेनरी पैरेलल में। और फिर इन दोनों का सीरीज है, सीरीज में इसको जब सम आप कर देंगे तब कितना हो जाएगा, दोनों को आप सम कर दिए तो ये 1 हो गया। तो इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो गया बच्चों, 1 हेनरी हो गया। ये कैसे हुआ ये तो आपको पता ही होगा ना, इसमें यहाँ तो कोई बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, 1/L इज इक्वल टू 1/0.5, 1/0.5, 2/0.5, तो L इज इक्वल टू 0.25 हेनरी, ये हो गया। और ये सीरीज में है, तो सीरीज में तो आपको पता ही है, सीरीज में क्या करते हैं बच्चों, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 करते हैं। इन दोनों को हम सम कर दिए, सम कर देने के बाद ये 0.75 प्लस 0.25 दैट इज 1.0 हेनरी आ गया। तो इसको आप नोट कर लेंगे। देखो सेल्फ इंडक्टेंस को हम इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी कहते हैं। जैसे इनर्शिया किसी भी चेंज का अपोज करता है, विरोध करता है, उसी ढंग से सेल्फ इंडक्टेंस भी करंट में चेंज का विरोध करता है। इसलिए जो रोल होता है मास का, वही रोल होता है यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस का। तो इस ढंग से बच्चों हो गया, हम आपको बता दिए, बहुत सारा चीज़ आपको हम सॉल्व करा दिए। अब एक पॉइंट इसमें छूटा हुआ है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं ईडी करंट्स। ईडी करंट्स के विषय में थोड़ा सा सुन लीजिए। ईडी करंट्स क्या है? ईडी करंट क्या है? ईडी का क्या मतलब होता है? हिंदी में इसको भंवर बोलते हैं, सर्कुलेशन, गोल गोल घूमना, उसी को हम बोलते हैं ईडी।
अब यहाँ पर देखो, मान लो कि आपको दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, सपोज यू हैव गिवन दिस मैग्नेटिक फील्ड, यू हैव गिवन दिस मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमको कोई दिया हुआ है मेटालिक डिस्क, कोई भी मेटल दिया हुआ है, सपोज यू हैव गिवन दिस मेटालिक डिस्क हियर, कोई मेटल दिया हुआ है, कोई मेटल दिया हुआ है, कोई मेटल दिया हुआ, और इसमें हो क्या रहा है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज करे तो इसमें करंट फ्लो करने लगता है, और करंट, ये मेटल है, पूरा का पूरा वॉल्यूम है, ये पूरा सॉलिड है, केवल वायर नहीं है, दिस इज नॉट वायर, दिस इज जस्ट लाइक डिस्क, दिस इज जस्ट लाइक स्क्वायरल डिस्क, रेक्टेंगुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क नहीं है, तो ये दिस इज जस्ट लाइक डिस्क, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज कर रहे हैं तो इसमें करंट फ्लो करना शुरू करता है, और ये करंट फ्लो सर्किल, ये गोल गोल घूमता है करंट, ऐसे गोल गोल करंट घूमता है, इस ढंग से घूमता है, और करंट का डायरेक्शन क्या होता है, यदि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, मान लीजिए यदि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग देन व्हाट विल हैपन, इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा इस ढंग से होगा कि करंट के बढ़ने का विरोध करे, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज करंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जब इनवर्ड है तो इनवर्ड होने का विरोध करेगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड का अपोज होने करने का मतलब एक आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट का डायरेक्शन इस केस में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो सब में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करने लगता है। और भी चीज़ होती है, यदि इस मेटालिक डिस्क को आप बाहर लेके जाएं, आउटवर्ड, इसको बाहर की ओर खींचें, तो जब बाहर की ओर खींचेंगे देन व्हाट विल हैपन, यदि मैग्नेटिक फील्ड से इसको बाहर निकाल रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के घटने का विरोध होगा, यानी सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट इज ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। सिमिलरली यदि इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुश करेंगे तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, और इस जो भी ये मेटालिक डिस्क है अपना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पावर डिसिपेशन होगा, दोनों बार, यदि इसको आउटवर्ड ले रहे हैं तब भी पावर डिसिपेशन होगा, और जब इसको पुश कर रहे हैं इनवर्ड तभी पावर डिसिपेशन होगा, दोनों केस में, बाहर कर रहे हैं पावर डिसिपेशन, अंदर कर रहे हैं पावर डिसिपेशन, क्योंकि पावर डिसिपेशन करंट के डायरेक्शन पर तो निर्भर नहीं करता है, ये हमेशा प्लस ही होता है, ऐसा नहीं है कि इसको बाहर खींच दिए तो प्लस पॉजिटिव हो गया पावर डिसिपेशन, अंदर कर दिए तो निगेटिव हो गया, दोनों जीरो हो गया, ऐसा नहीं, दोनों केस में पावर डिसिपेशन का क्या होता है, लॉस होता है, दोनों केस में पावर डिसिपेशन दोनों केस में होता है। इस ढंग से बहुत जल्दी ही ये पूरा का पूरा मेटालिक डिस्क बिल्कुल लाल हो जाता है, रेड हो जाता है हीट के वजह से, पावर के वजह से, और ये जो गोल गोल करंट सर्किल में घूम रहा है, गोल गोल जो करंट प्रोड्यूस हो गया, उसी करंट का नाम क्या है, उसी करंट को हम बोलते हैं ईडी करंट्स। तो आप थोड़ा ईडी करंट्स का डिफिनीशन आप लिख लीजिए, ईडी करंट इज the induced circulating currents produced in a conductor itself due to change in magnetic flux linked with the conductor are called ED currents। आप इसको लिख लीजिए, इसको फोकल्स करंट भी बोलते हैं। The induced circulating current, the induced circulating सर्कुलेटिंग या रीलिंग भी बोलते हैं, रील आप जानते हैं ना, WHIRLING, इसको रीलिंग भी सर्कुलेटिंग बोलेंगे या रीलिंग बोलते हैं, रील ना, गोल गोल घूमना, तो द इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग या रीलिंग currents produced in a conductor, current produced in a conductor
itself due to change in magnetic flux linked with the conductor, okay, that is known as what? ED current, the induced circulating current produced in a conductor itself due to change in magnetic flux linked with the conductor. अब चाहे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो या इसकी एरिया चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो, दैट इज नोन एज व्हाट? इंड्यूस्ड करंट, ईडी करंट. ईडी करंट्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोकल्स करंट भी लिख सकते हैं, FOUCAULT, फोकल्स करंट. मान लीजिए कभी कभी ईडी करंट ना आके ये आ गया फोकल्स करंट, तो ये आप ऐसे लिखेंगे फोकल्स करंट. ओके, नाउ एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन. एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा समझ लीजिए. एक्सपेरिमेंटली कैसे हम इसको हम समझाएंगे. देखिए एक फिगर हम डिस्प्ले कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर. आप देखिए फिगर को. फिगर में क्या दिया हुआ है? देखो बच्चों, फिगर में आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट दिया हुआ है और इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर है. इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर है. देखिए इसको हम, फिगर तो आप देख ही रहे हैं, फिगर आप देख रहे हैं, फिगर है साइड में. आप देखिए एक सॉफ्ट आयरन कोर है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के इनसाइड है और इसके ऊपर हम एक मेटालिक डिस्क रख दिए. ये मेटालिक डिस्क हम रखे हुए हैं, मेटालिक डिस्क रखे हुए हैं. अब देखो बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसमें यदि करंट चेंज हो रहा है, चेंजिंग करंट, मान लीजिए करंट बढ़ना शुरू किया और यहाँ पर नॉर्थ पोल है. सपोज हम करंट का डायरेक्शन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, तो ठीक इसके फेसिंग सरफेस में यहाँ भी नॉर्थ पोल हो जाएगा. जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने से करंट फ्लो करने लगा, करंट बढ़ने लगा, करंट बढ़ने की वजह से ये मैग्नेट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया. मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यहाँ पर नॉर्थ पोल हो रहा है, तो जैसे ही यहाँ पर नॉर्थ पोल हुआ, एक EMF इंड्यूस्ड होगा इन सच ए वे कि मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने का विरोध करे. दैट इज, ये नॉर्थ पोल है तो बढ़ने का विरोध करेगा, दैट इज यहाँ फिर नॉर्थ पोल हो जाएगा ऊपर वाले मेटालिक डिस्क में. दिस इज मेटालिक डिस्क, दिस इज मेटालिक डिस्क. ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब ये नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल मिल करके क्या करेगा? रिपेल करेगा इसको, तो ये डिस्क क्या हो जाता है? जंप कर जाता है. ऐसा केवल नहीं कि नॉर्थ पोल ही होने की वजह से, यदि करंट का डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट है और यहाँ पर मान लीजिए साउथ पोल आ गया, तो जैसे ही यहाँ पर साउथ पोल बढ़ना शुरू करेगा, यहाँ पर जो मेटालिक डिस्क है उसके फेसिंग सरफेस पर, मतलब लोअर सरफेस पर साउथ पोल होगा और ये साउथ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये डिस्क क्या होगा? ऊपर की ओर जंप करेगा. तो इसको हम बोलते हैं जंपिंग ऑफ डिस्क. ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि इसमें ईडी करंट प्रोड्यूस्ड हो गए. इसमें ईडी करंट प्रोड्यूस्ड हो गए, इसलिए यहाँ जो मेटालिक डिस्क है उसमें ईडी करंट प्रोड्यूस्ड हुआ. साउथ पोल है तो उसके फेसिंग सरफेस में साउथ पोल, नीचे साउथ पोल है तो यहाँ पर साउथ पोल प्रोड्यूस्ड हो गया, गोल गोल घूम करके हर एक उसके वॉल्यूम में साउथ पोल प्रोड्यूस्ड हो रहा है. यहाँ पर राउंड राउंड साउथ पोल प्रोड्यूस हुआ और ये क्या हुआ? जंप कर गया ऊपर की ओर. तो दिस जंपिंग ऑफ डिस्क सोज एक्सप्लेन द ईडी करंट्स. देखो दूसरा भी है, दूसरा भी डेमोन्स्ट्रेशन है. मान लीजिए कि हमको एक साउथ पोल दिया हुआ है, नॉर्थ पोल दिया हुआ है, दो मैग्नेट हुआ है. तो फर्स्ट वाले को हम हेडिंग रखेंगे जंपिंग ऑफ डिस्क, दूसरे को हम हेडिंग डालेंगे स्टॉपेज या डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशन. डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशन,
डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मेटालिक प्लेट, ऑफ मेटालिक प्लेट। अब सुनो, देखो बच्चों, डैम्पिंग कहने का मतलब रोक देना, स्टॉपेज भी इसको हम बोलेंगे। डैम्पिंग को क्या बोलेंगे? स्टॉपेज भी बोलेंगे, स्टॉपेज भी बोलेंगे। रुक जाएगा, बहुत जल्दी रुक जाएगा। क्यों रुकेगा बहुत जल्दी? मान लीजिए हमको एक साउथ पोल दिया हुआ है मैग्नेट का, और यहाँ पर नॉर्थ पोल दिया हुआ है मैग्नेट का, और यहाँ पर एक मेटालिक डिस्क है या प्लेट है, वो सस्पेंडेड है। मेटालिक डिस्क यहाँ पर सस्पेंडेड है। मान लीजिए मेटालिक डिस्क हमको यहाँ पर दिया हुआ है जो कि सस्पेंडेड है। यहाँ मेटालिक डिस्क, दिस इज मेटालिक डिस्क, ये सस्पेंडेड है और ये ऑसिलेट कर रहा है। अब देखो बच्चों, ये मेटालिक डिस्क ऑसिलेट करते हुए जैसे ही यहाँ पर आएगा, नॉर्थ पोल की ओर आ रहा है, तो जैसे ये मेटालिक डिस्क है, मान लीजिए कि हमारा ये जो देख रहे हैं पेपर, ये जो कलर्ड है, फिजिक्स लिखा हुआ है, ये जैसे ही इधर आना शुरू किया तो इसके इस सरफेस पर नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हुआ। नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हुआ क्योंकि इसको इधर आने का विरोध करेगा, तो नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हुआ, तो अब ये मैग्नेट इसको इधर नहीं आने देगा। सिमिलरली इस साइड में क्या हो गया? साउथ पोल प्रोड्यूस होगा, और ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ये जैसे ही आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो गया, और ये नॉर्थ पोल मैग्नेट को इधर आने से विरोध करेगा। यदि ये इधर आने लगा तो इधर आने का विरोध हो गया, फिर यदि इधर जाने लगा तो इसमें जाने का विरोध होगा, दैट इज साउथ पोल प्रोड्यूस होगा। तो होता क्या है, जब ये इधर आ रहा है आने का विरोध हुआ, जब इधर जा रहा है जाने का विरोध हुआ, तो बहुत जल्दी ही ये रुक जाता है। बहुत जल्दी ये दोनों मैग्नेट के बीच में क्या हुआ? रुक गया। तो इसको हम बोलते हैं स्टॉपेज ऑफ मेटालिक प्लेट, स्टॉपेज ऑफ मेटालिक प्लेट। लेकिन इसी मेटालिक प्लेट को यदि हम कट कर दें, सेम मेटालिक प्लेट को यदि हम कट कर दिया जाए, मान लीजिए मेटालिक प्लेट है, सेम मेटालिक प्लेट है, और इसको हम कट कर देते हैं, ऐसे हम बना देते हैं। मेटालिक प्लेट को हमने ऐसे बना दिया, इस ढंग से कर दिया। इस ढंग से हमने बना दिया यानी मेटालिक प्लेट को हमने क्या किया? कट कर दिया। मेटालिक प्लेट को हमने कट कर दिया, मेटालिक प्लेट को हमने कट कर दिया, यहाँ पर ऐसे कट कर दिया। तो होता क्या है, मेटालिक प्लेट को जो हम कट कर दिए, तो इसमें जो ईडी करंट प्रोड्यूस्ड हो रहे थे, अब इसको कट कर देने के बाद ये ईडी करंट क्या हो गए? रुक गए। तो जब ईडी करंट रुक गए, तो इसमें ईडी करंट के वजह से ही तो ये इधर आ रहा था, तो इधर आने का विरोध हो रहा था, इधर जा रहा था तो जाने का विरोध हो रहा था। लेकिन जब ईडी करंट रहा ही नहीं, तो ये जो मेटालिक प्लेट है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल इंक्रीज। इस केस में जैसे ही इसको आप कट कर दिए, कट कर देने के बाद इसका क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हैज इंक्रीज्ड। तो ये भी शो करता है क्या चीज? ईडी करेंट्स को। अब ईडी करेंट्स को आप रोकेंगे कैसे? मान लीजिए कि आपको कोई मेटालिक कोर दिया हुआ है, सपोज यू हैव गिवन दिस मेटालिक कोर, सपोज बुक दिए हुए हैं मेटालिक कोर का, यदि इसके कई सीट बना दे, देखिए एक पेज हो गया, 2 पेज हो गया, ऐसे कई सीट बना ले और सबको हम इंसुलेट कर दें, सबको हम इंसुलेट कर दें, उस प्रोसेस को बोलते हैं लेमिनेशन, लेमिनेट कर दें, तो फिर उससे भी हमारा ईडी करंट रुक जाता है। क्योंकि जो सर्कुलेटिंग करंट है, इसको यदि आप कट कर देते हैं बीच से, तो ये करंट का फ्लो क्या हो गया? सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, या उस सर्किट का फ्लो हो गया, बंद हो गया। तो इस ढंग से हम ईडी करंट को रोक सकते हैं। तो कुछ इसके एडवांटेज देख लीजिए। एडवांटेज या एप्लीकेशंस ऑफ ईडी करंट्स हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं, आप देखिए ब्लैक बोर्ड पर। बहुत सारे एडवांटेज हैं। उसमें क्या है, जैसे कि
ईडी करंट्स के वजह से मतलब उसके मेन पर्पज क्या है, मेन उसके पीछे बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ईडी करंट्स फ्लो कर रहा है, हीट प्रोड्यूस्ड होगा। तो जब हीट प्रोड्यूस्ड हुआ तो उसको आप इंडक्शन फर्नेस के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज स्पीडोमीटर के रूप में कर सकते हैं, डेड बिट गैल्वेनोमीटर, अभी जो मेटालिक प्लेट हमने बताया टाइम पीरियड उसमें, तो डेड बिट उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है डेड बिट गैल्वेनोमीटर, उसमें यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स में यूज होता है, और बहुत सारे यूजेज हैं, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए इसको। ओके, मिनिमाइज कैसे करेंगे, मिनिमाइजेशन या लॉसेस ड्यू टू ईडी करेंट्स हमने बताया है। टू मिनिमाइज, आप लिख लीजिए हेडिंग, मिनिमाइजेशन ऑफ लॉसेस ड्यू टू ईडी करेंट, मिनिमाइजेशन ड्यू टू minimization of losses due to ED करंट। ईडी करंट की वजह से जो लॉस हो रहा है उसको कैसे मिनिमाइज करेंगे भाई, वही इसका हम क्या करेंगे, सीट बनाएंगे, सीट बना के उसको हम क्या करते हैं, लेमिनेट करते हैं। तो हम लिखना चाहें लिख लीजिए, टू मिनिमाइज लॉसेस ड्यू टू ईडी करंट द सॉलिड मेटालिक कोर, द सॉलिड metallic core is replaced by thin sheets, is replaced with a large number of thin sheets, large number of thin sheets. These sheets are electrically insulated. These sheets are electrically insulated. These sheets are electrically insulated and are called laminations. इसी को हम लैमिनेशंस बोलते हैं। तो ये एग्जाम में पूछता है, इसलिए हमने लिखवा दिया है इसको। लिखवाने के पीछे हमारा यही मकसद था कि पूछा जाता है कि ईडी करंट्स को आप कैसे रिड्यूस करेंगे। समझने के लिए आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि उसके जब सीट्स हम बना देते हैं तो सीट्स बनाने से ईडी करंट्स ब्रेक हो जाता है, डिसकंटिन्यूड हो जाता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट डे हम अब एसी स्टार्ट करेंगे।